ओके, सो हम डिस्कस करेंगे अभी मेंस का जो टेस्ट 1 का था। फर्स्ट क्वेश्चन था कि इंटेंस कंजर्वेटिज्म इज वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इलुसिडेट। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इंटेंस कंजर्वेटिज्म के बारे में। ऐसा क्या था जो कि इस जो आईवीसी है, हम प्रूव करेंगे कि कैसे वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस कंजर्वेटिज्म, मतलब वो अपने कल्चर को लेके बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव थे, वो ज्यादा कॉपी नहीं करते थे और अपना जो चीज था उसके ऊपर वो ज्यादा बिलीव करते थे। तो पहले हमेशा ये 150 वर्ड पे था क्वेश्चन। अगले टेस्ट है जो जो यहाँ पे लाइक आंसर लिख रहे हो तो वो वर्ड लिमिट लिख देना एज पर माई क्वेश्चन। यहाँ पे हमेशा जब भी आप कोई भी हिस्ट्री का क्वेश्चन लिख रहे हो तो टाइमलाइन देना हमेशा। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन 270 इज 3500, ठीक है, और 3300 यहाँ से शुरू होता है। इट हैड इट्स ओन यूनिक ट्रेडिशंस, कल्चर, प्रैक्टिसेस, ठीक है, व्हिच मेड द सिविलाइजेशन वेरी यूनिक among its contemporary civilizations. Intense conservatism of the civilization. Public bath, the great bath of Mohenjo-daro indicates a kind of ritualistic cleansing. Okay. Next is deities. They worship both male and female deities. ठीक है, और यहाँ से देखो ये जो आंसर है ना, तुमको जो भी पॉइंट लिखना है, जो भी पॉइंट आप लिखोगे, यू हैव टू प्रूव कि इट इज इंटेंस कंजर्वेटिज्म। यू सिंपली कांट राइट कि पब्लिक बात था, डिटीज था, फायर, तो हमको भी पता है, ये सबको पता है कि द क्वेश्चन इज टू लाइक डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है इसमें। यहाँ पे डिमांड ऑफ क्वेश्चन है इंटेंस कंजर्वेटिज्म। तुम्हें ये आंसर ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है कि हाँ क्या क्या था, तो इसमें मार्क नहीं मिलेगा। बिलीफ सिस्टम, ये सब आपने जो लिखा है, लाइक जिससे भी जिसका भी कॉपी है ये, like you will not get that kind of mark here because question नहीं पूछे what are the characteristics of unique features of Indus Valley civilization. You have to prove each and every point कि why it had intense conservatism. तो यहाँ पे आंसर ऐसा होगा, जो मेन कंटेंट होगा, पहले तो आंसर ये है कि आपको लिखना पड़ेगा why it is intensely एक एक पॉइंट करके लिखता हूँ यहाँ पे। नंबर 1 पॉइंट होगा कि जो इनका जो स्क्रिप्ट था, स्क्रिप्ट का नाम क्या था, बोस्ट्रोफेदन करके स्क्रिप्ट था, ठीक है। ये कहां से कब तक था, 3500 टू 1500 बीसी तक था। और इतना टाइम पीरियड तक एक ही स्क्रिप्ट रहना इट इटसेल्फ सेज कि बहुत इंटेंस कंजर्वेटिज्म प्रूव ही करता है। यू हैव टू राइट दिस लैंग्वेज कि हाँ ये स्क्रिप्ट था, लेकिन इतना साल, ये जो टाइम लिमिट देखिए 3500 टू 1500 तक, इतना साल तक एक ही स्क्रिप्ट पे रहना, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो अपने स्क्रिप्ट को लेके काफी सीरियस थे, या फिर वो बहुत ही कंजर्व करते थे अपने स्क्रिप्ट को, ठीक है। सो ये प्रूफ करते हैं इंटेंस कंजर्वेटिज्म। सेकंड क्या है, दे वर पीस लविंग पीपल। वो पीस लविंग पीपल थे, ठीक है, वॉर नहीं करते थे, नो वॉर, दैट टू फॉर सच ए लॉन्ग टाइम पीरियड, सच ए लॉन्ग टाइम पीरियड। ये भी प्रूफ करता है कि वो इंटेंस कंजर्वेटिज्म का एक पार्ट है, ठीक है। तीसरा पार्ट, उनका ट्रेड था किसके साथ, उनका ट्रेड था मेसोपोटामिया के साथ। ओके, इनका ट्रेड था मेसोपोटामिया के साथ। स्टिल देन मतलब एक कांटेक्ट था उनका, मेसोपोटामिया से लेके आईवीसी का कांटेक्ट था। स्टिल देन दे डिड नॉट इम्बाइब देयर कल्चर, अपना खुद का यूनिक कल्चर लेके आए, इंटेंस कंजर्वेटिज्म। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे कि एक ट्रेड हो गया, एक स्क्रिप्ट हो गया, पीस लविंग हो गया, और क्या पॉइंट हो सकता है, कोई शेयर करो, एनी अदर पॉइंट, एनीवन? It was सी, flooded 7 times and built on हाँ the same place again and again. करेक्ट, वो भी फ्लड का पॉइंट लिखेंगे पहले। लेकिन सील मेकिंग जो था, ये जो सील मेकिंग करते थे, जो सर्कुलर था, रेक्टेंगुलर था, इट वाज वेरी यूनिक, इट वाज वेरी यूनिक, इट वाज, जो भी 4-5 कंटेम्पररी सिविलाइजेशन चलते थे वो बहुत यूनिक था। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे कि मोहिंजोदारो, मोहिंजोदारो अराउंड 7 टाइम्स फ्लड होने के बाद भी अपने ऊपर वापस आना, कमिंग बैक,
So that was also a part of their culture. कभी भी डाउनफॉल होने के बाद भी to come back strong, that is also part of their culture. So यहाँ पे 150 वर्ड से very easily 5 पॉइंट 1 लाइन 2 लाइंस लिख के 1 लाइन कंक्लूजन दे सकते हो. कंक्लूजन कैन बी वेरी नॉर्मल, हिस्ट्री क्वेश्चन है, कोई ओपिनियन नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, तो नॉर्मल 1-2 लाइंस लिख सकते हो. ठीक है, सिंपल आंसर. तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये सब पॉइंट्स है, दीज आर वेरी, मतलब कहीं ना कहीं सारे लोग ऐसे ही पॉइंट्स लिख, फायर अल्टर था, बिलीफ सिस्टम ये था वो था. क्वेश्चन वो नहीं पूछा है. क्वेश्चन पूछा है कि वो इंटेंस कंजर्वेटिज्म एक एक पॉइंट का आपको एक्सप्लेन करके कनेक्ट करना है. कनेक्ट मींस यू हैव टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है उस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है, और जो कीवर्ड है उसी को ही हमको फोकस करना है, रिमेंबर. और यहाँ पे कीवर्ड था इंटेंस कंजर्वेटिज्म. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, ओके, वहां भी वही टेम्पल वेम्पल वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है. दिस पॉइंट्स आर नॉट लाइक आई गेस जिसने भी आंसर लिखा है उसको समझ में नहीं आया लाइक एग्जैक्टली वो डिमांड क्या था. जैसे लिखा हाउएवर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ आईवीसी व्हिच मेक्स इट नॉन कंजर्वेटिव, पूछा नहीं है, क्रिटिकली पूछा नहीं है, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड. ये आंसर यहाँ पे जरूरी नहीं है बिकॉज क्रिटिकली नहीं पूछा है, नॉर्मल पूछा. यू हैव टू जस्टिफाई, एलुसिडेट व्हाई. टू एवरी क्वेश्चन डज नॉट नीड अ क्रिटिकल एनालिसिस. इफ इट इज आस्क्ड देन ओनली गो फॉर इट. एक पॉजिटिव करना है, एक नेगेटिव करना है. ओके, फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन काफी डायरेक्ट क्वेश्चन था. सो यहाँ पे है द इंडस वैली सिविलाइजेशन. क्वेश्चन क्या था? द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वेर ग्रेट आर्ट लवर्स, डू यू अग्री? सो यहाँ पे भी कोई क्रिटिकली पूछा नहीं है, सिंपली पूछा है डू यू अग्री. अगर आप अग्री करते हो तो रीजन दो, अगर आप नहीं अग्री करते हो तो रीजन दो. ईदर और, ठीक है, ईदर और करना है, दैट्स इट. So in Indus Valley civilization which prevailed around this इसको 3500 कर देना, ठीक है. In the northwest Indian subcontinent was far more advanced with unique features including various arts, sculpture, pottery, ornaments, silks. ठीक है. Now coming to the point कि ये आर्ट लवर्स थे या नहीं. Okay, one second. Okay, seals of IVC were beautifully decorated with animals, geometrical figures. पशुपति सील, ठीक है. आर्ट लवर ये प्रूव करता है, करेक्ट है, ये करेक्ट है. ब्रॉन्ज स्कल्पचर लॉस्ट वर्क टेक्निक यूज किया है टू, जिसकी यहाँ पर जो डांसिंग गर्ल था एक एग्जांपल दिया है, करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट इज ऑर्नामेंट्स. ऑर्नामेंट्स में भी कहीं ना कहीं आर्ट शो करता है. नेकलेस हो गया, एंकलेट्स हो गया, एम्यूलेट्स हो गया. यहाँ पे उनका बीड मेकिंग फैक्ट्री चानूदारों पे था, करेक्ट है. पॉटरी, रेड एंड ब्लैक पॉटरी था, ठीक है. तो यहाँ पे ये नॉट आर्ट लवर्स इज नॉट नीडेड, नो नीड टू राइट हियर. हर जगह क्रिटिकल एनालिसिस जरूरी नहीं है अनलेस एंड अनटिल इट इज आस्क्ड इन द पेपर. अगर पेपर में आस्क होता तो एक अलग डायमेंशन ऑफ यूज करके यहाँ पे लिखते. सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हेनेवर इट इज नॉट आस्क्ड. फाइन, ठीक है. The people of IVC mainly loved art which can be reflected in various forms. Fine. Next is direct question है, elucidate the key features of Indus Valley civilization with suitable examples from prominent archaeological finds. ठीक है, ये आपको बताना है कि एग्जाम्पल देना है और प्रोमिनेंट फाइंड्स भी देना है. ओके, ये काफी इजी क्वेश्चन है, लाइक आपको एग्जाम्पल के साथ. और ये सब क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, यू कैन गिव अ डायग्राम. ठीक है, शॉर्ट रफ डायग्राम आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम हुआ है. शॉर्ट, उतना टाइम नहीं वेस्ट करना है डायग्राम पे, शॉर्ट डायग्राम कर सकते हो, ठीक है. ओके, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव टाउन प्लानिंग था, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न सिस्टम था, 90 डिग्रीज पे रोड इंटरसेक्ट होते थे, 2 पार्ट्स था. दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, डिस्कशन करने का जरूरत भी नहीं है, ये मोस्टली सबको पता है. हाइजीन फोकस, हाइजीन पे फोकस था, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, ठीक है. ओके, तो यहाँ पे भी रिलीजन के बारे में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी एक फीचर है. वहां पे याद रखना
वन चीज यू नीड टू नोट इट डाउन हियर कि रिलीजियन आईवीसी पे था नहीं, रिलीजियन वाज नॉट देयर, रिलीजियन, वन सेकेंड, रिलीजियन आईवीसी, देयर वाज नो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियन, ठीक है। बेशक वो नेचर को पूजा करते थे, एनिमिज्म था, नेचर को पूजा करते थे, ट्रीज को पूजा करते थे, लेकिन रिलीजन एज सच कुछ नहीं था, ठीक है। फाइन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में लिखा तो इट्स अ कॉमन क्वेश्चन, ये हर कोई लिख सकता है, मोस्टली इट इज अ जनरल क्वेश्चन। तो मैंने जो भी फर्स्ट टेस्ट में डाला था जनरल भी डाला था, थोड़ा डिफिकल्ट भी डाला था, ताकि मिक्स होकर रहे। फाइन, आगे बढ़ते हैं, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। ट्रेड के बारे में आप लिख सकते हो। फाइन, एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा, क्योंकि क्वेश्चन दिया है कॉटन के बारे में आप लिख रहे हो, तो थोड़ा बेटर इफ यू राइट द प्लेस नेम, बिकॉज आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स दिया है, फ्रॉम प्लेसेस नाम देना भी जरूरी होता है। सो प्लेस नेम ऑल्सो इफ यू गिव, इट विल एनरिच योर आंसर, ठीक है। और एक लड़के का देखा था मैंने कल पेपर, उसने एनरिच किया है नाम दे के, तो प्लेस नेम्स आर रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पे प्लेस नेम्स थोड़ा दोगे तो बेटर रहेगा, बाकी ठीक है, ये आंसर ठीक है, लेकिन फिर भी यू नेवर नो, एक क्वेश्चन से दूसरा, एक एस्पिरेंट से दूसरा एस्पिरेंट अगर कोई अच्छे से लिख देता है या फिर अच्छे से एनरिच करता है, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो जाती है एक डेढ़ में, तो उसी से ही मार्क फर्क हो जाता है। ओके ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, मतलब इजी लग रहा है लेकिन है नहीं। डिस्कस ब्रीफली अबाउट द कल्चर्स दैट प्रिवेल्ड। ओके, यहाँ पे क्या पूछा है, अबाउट द कल्चर्स दैट प्रिवेल्ड एट डिफरेंट साइट्स ऑफ आईवीसी। तो यहाँ पे कल्चर के बारे में पूछा गया है, तो पहले तो आप लिख सकते हो आईवीसी क्या था, ये सब इंट्रो में चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो मेन कल्चर था, इट वाज ओसीपी कल्चर, ऑकर कलर्ड पॉटरी कल्चर, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो राजस्थान के एरिया पे था, ठीक है, राजस्थान, इंडो गैंगेटिक प्लेन, ओके, इंडो गैंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न यूपी, ठीक है। ऑकर कलर पॉटरी, ये कल्चर इस एरिया पे था, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट साइट्स दिया गया है। दूसरा आप लिख सकते हो कॉपर होर्ड कल्चर, कॉपर होर्ड कल्चर, ठीक है। कॉपर होर्ड कल्चर कहीं कहीं ना कहीं अपर गंगा वैली, अपर गंगा वैली, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉपर मैन्युफैक्चर होते थे, ये कॉपर मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा है सिमेट्री एच कल्चर, सिमेट्री एच कल्चर, ठीक है, ये कहीं ना कहीं पंजाब रीजन में था, पंजाब रीजन अराउंड 1900 से 1700 बीसी। देखो टाइम भी अगर आपको याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 3000 से 2000 बीसी, कॉपर 3000 से 2000 बीसी, ठीक है। ये वही ओसीबी कल्चर वही 3000 के आसपास, लेकिन अलग एरिया पे था। तो बोलने का ये सिग्निफिकेंस है कि यू नीड टू नो एग्जैक्टली द नेम्स, ओके। ये और जो सिमेट्री एच कल्चर, ये कहाँ पे था, गुजरात रीजन पे था, गुजरात रीजन पे था। और कहीं ना कहीं लेट हरप्पन कल्चर, क्योंकि 1900 से 1700 है, तो ये लेट हरप्पन कल्चर के साथ लिंक करता, उसी टाइम पे था। ओके, रेडिस पॉटरी पेंटेड इन ब्लैक, ये सब आप लिख सकते हो, ये 150 वर्ड पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे ढोलावीरा ये सब चीज नहीं लिखना है, क्वेश्चन दिया है अबाउट द कल्चर का नाम स्पेसिफिक, डबल कोट में मैंने पूछा था क्वेश्चन, तो कल्चर का नाम लिखना था। ओके फाइन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये सब नहीं लिखना है, राखी गढ़ी बनवाली सब, ये तो ये जो क्वेश्चन आपने क्या लिखा है, जिसने भी लिखा है, ये साइट स्पेसिफिक डिफरेंट क्वेश्चन ऐसा है कि मेंशन द स्पेसिफिकेशन ऑफ स्पेशलिटीज ऑफ डिफरेंट साइट्स ऑफ आईवीसी, ये आंसर उसका आंसर है, कल्चर का आंसर नहीं है, ठीक है। ये अपने साइट के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, examine the significance of
prehistoric paintings found in India also trace the changes that occurred in the painting styles during this period. Prehistoric paintings were engraved and executed on rock structures, engravings, जिसको हम petroglyphs बोलते हैं. Good, इसे start कर सकते हो आप आंसर को, ठीक है. या फिर ऐसे यहाँ पे आप विम्बेटका केव्स के बारे में भी लिख सकते हो, क्योंकि जब प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग्स की बात आती है तो विम्बेटका केव्स की बात आती है, यहाँ पे भी उसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ठीक है. कहीं ना कहीं वहां से सब शुरू हुआ है. अब सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट सिग्निफिकेंस ये है कि सोशल लाइफ डिपिक्ट करती है, वहां से हमको उनका सोशल लाइफ के बारे में पता चलता है, ठीक है. सोशल लाइफ डिपिक्ट करती है, वो कैसे टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, और एग्जैक्टली टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ऑफ पीपल एट दैट टाइम, खास करके कौन सा टूल्स यूज कर सकते थे, ठीक है. जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट हुआ टूल्स द यूज ऑफ टूल्स में, तो वो भी लिख सकते हो. प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है. मोस्ट पेंटिंग्स आर मेड अप ऑफ मिनरल, जैसे कि रेड कलर, बहुत सारे कलर था. और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ वहां पे उनका उनका लाइक पेंटिंग से बहुत उनका बहुत कुछ मिला. उनका फूड हैबिट्स जानने को मिला, ठीक है. उनका फूड हैबिट्स जानने को मिला, फिर उनका लाइफस्टाइल जानने को मिला. अब सोशल लाइफ जब लिख रहे हो तो वहां पे ये सब चीज लिख सकते हो, लाइफस्टाइल जानने को मिला. सबसे बड़ी चीज तुम यहाँ पे एक ऐड कर सकते हो, प्री हिस्ट्रिक मतलब क्या? प्री हिस्ट्रिक मतलब वो एरिया जहां पे नो पेपर और लैंग्वेज और रिटन वर्ड ये सब नहीं था, इसीलिए ये सब सिग्निफिकेंस है. तो ये दिस पार्ट इफ यू राइट एन इंट्रो, इफ यू ऐड एन इंट्रो, इट विल एनरिच योर आंसर, और कहीं ना कहीं कोहेरेंस रहेगा ये लिखने के बाद. जब आप, बिकॉज ये सब नहीं था इसीलिए हमको जानने को मिल रहा है ये सब चीज, ठीक है. उनका कैसे टूल्स यूज कर सकते हैं ये सब, फिर उसके बाद ये सब चीज लिख सकते हो आप, ठीक है. मोस्ट इनसाइट्स अबाउट द लाइफस्टाइल एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल. फाइन. चेंजेस इन द पेंटिंग स्टाइल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप डिवाइड करके लिख सकते हो. जैसे कि पैलेलिथिक पेंटिंग्स में ये रेड एंड ऑकर कलर थे. मेजर थीम्स एनिमल्स, बर्ड्स, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स. ह्यूमंस स्टिक लाइक फिगरिंग्स में डिपिक्ट होते थे. रेड कलर हंटर के लिए और ग्रीन कलर डांसर के लिए. तो ये दीज आर ऑल स्टैटिक पार्ट, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ओके. मेजोलिथिक में आहिस्ता आहिस्ता इमेज स्मॉल हो गया, लेकिन ज्यादा हो गया, ठीक है. इमेज का जो साइज था वो स्मॉल हो गया. थीम्स नाउ इंक्लूडेड सोशल लाइफ, रेड कलर, ये भी आप लिख सकते हो. फिर चालकोलिथिक में वन सेकेंड, ओके, लाइफस्टाइल हो गया. फिर चालकोलिथिक में यूज ऑफ रेड एंड ग्रीन एंड येलो कलर, आहिस्ता आहिस्ता कलर भी ज्यादा होने लगा. कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स, थीम. तो ये काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसने स्टैटिक अच्छे से पढ़ा है वो आराम से ये पेपर और ये आंसर लिख सकता है. ओके, अब आ जाते हैं थोड़ा सोसाइटी क्वेश्चन, जो कि बहुत जरूरी है आपके मार्क फेच करने के लिए GS1 में. क्वेश्चन क्या है? डू यू थिंक, अब ये टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे लिखना होता है मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि वो तो हो गया स्टैटिक पार्ट. तो आपका जो ज्यादा मार्क है यहाँ से भी आप ला सकते हो. क्वेश्चन है, डू यू थिंक वेलफेयर मैकेनिज्म of the government for uplifting the vulnerable sections is making them perpetually dependent on the states? तो क्वेश्चन पूछा, क्या जो वेलफेयर स्कीम्स आ रहा है सरकार का वल्नरेबल सेक्शन के लिए, क्या उनको कहीं ना कहीं डिपेंडेंट कर देता है स्टेट के ऊपर? गिव रीजंस. अब देखो इंडिया, अब शुरू कैसे करोगे? हमेशा इंट्रो में वेलफेयर के नाम जब आते हैं तो DPSP के बारे में लिखना, वेरी गुड. और ये कहीं ना कहीं DPSP ये बोलता है कि ये स्टेट का क्या है, ये स्टेट का कहीं ना कहीं ड्यूटी है. द स्टेट शैल ऑलवेज, DPSP में अगर आप देखोगे द स्टेट शैल एंडीवर, हमेशा शैल दिया. तो कहीं ना कहीं मैंडेटरी है, स्टेट के लिए ड्यूटी है, और कहीं ना कहीं एक ओब्लिगेशन है, ठीक है. तो सिर्फ ये पॉइंट ही इस चीज को नेगेट करता है कि हाँ वेलफेयर मैकेनिज्म तो जरूरी है, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आ जाती है बीच में, ओके. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आता, तो ये सब चीज आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखना है और अपने लैंग्वेज को सुधारना है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो वहीं से आप शुरू करना है. फिर
वेलफेयर स्कीम क्या इनको डिपेंडेंट करती है, मतलब परपेचुअली डिपेंडेंट करती है? पहले तो लिखोगे कि वेलफेयर स्कीम नहीं करती बिकॉज वो जरूरी भी है। वेलफेयर स्कीम जरूरी है फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस। पहले तो आपने इंट्रो में ही लिख दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। फिर आप क्या करोगे, फिर उसके बारे में लिखोगे कि बहुत सारी चीज करते हैं वेलफेयर स्कीम्स, बिकॉज हमारा जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी रिडन है। ठीक है, वो पॉवर्टी रिडन है, तो पॉवर्टी से हटाने के लिए बहुत सारे लोग पुअर हैं। ठीक है, दैट इकोनॉमिक गैप है वो बहुत है, तो उसके लिए वेलफेयर स्कीम्स की तो पहले जरूरत है ही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड आपने लिखा है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, लाइफ अपॉर्चुनिटी करती है, तो ये सब चीज के लिए वेलफेयर स्कीम जरूरी है। लेकिन द पॉइंट इज आपको एक एनालिसिस देना पड़ेगा, थोड़ा प्रूव भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं ये और ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स भी डिपेंडेंट कर देती है, वो भी लिखना है आपको। अब करता क्या है वेलफेयर स्कीम्स, ये तो ठीक है, मतलब इंडिविजुअल को एम्पावर करती है, ये सब चीज आप लिख सकते हो, लेकिन क्विकली वी हैव टू कम टू द एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एनालिसिस में हमको ये लिखना है कि वेलफेयर स्कीम से होता क्या है, नेगेटिव वेलफेयर स्कीम से डिपेंडेंट कर देते और कहीं ना कहीं वेलफेयर स्कीम्स वहां से वेलफेयर से एक सब्सिडी आती है, तो सब्सिडी से होती है वेस्टेज, और सब्सिडी से also होती है केयरलेसनेस। ठीक है, सेकंड, और क्या होती है वेलफेयर स्कीम से वो डिपेंडेंट करती है, वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी को, जिसको मिलता है वेलफेयर स्कीम, वो बेनिफिशियरी को कॉम्प्लेसेंट कर देती है। ठीक है, कॉम्प्लेसेंट कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता है हाँ मिलेगा ही तो। ठीक है, तीसरा, वेलफेयर स्कीम्स जो होती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द वेलफेयर स्कीम जो होती है वो क्या है, नॉट लिंक्ड टू एनी स्किलिंग, वो स्किलिंग के साथ लिंक नहीं होता है। वेलफेयर स्कीम अच्छी बात है, लेकिन और ज्यादा अच्छी बात होगी अगर वो स्किलिंग के साथ और अच्छे से उभर के आएगी, कि क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा उतना उनको स्किल भी देना है, उनको चीजें जाननी है। आज के डिजिटल इंडिया में बहुत सारे स्किलिंग है, तो हम ये सब लिखने के बाद ये जो है वो हिंडर्स कैपेसिटी बिल्डिंग, अब लिखो नो स्किल ट्रेनिंग, ये सही सही चीज है। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड में हमको लिखना है कि वेलफेयर स्कीम अच्छी बात है, बट द गवर्नमेंट शुड मेक श्योर कि इट गिव्स रियल एम्पावरमेंट टू द बेनिफिशियरीज। ठीक है, उसके लिए सरकार को प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना है डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, उनको सही स्कीम पे लिंक करना है, फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, तो और उनको ऐसा करना है कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो, और कहीं ना कहीं सरकार का एसेट क्रिएशन हो। ठीक है, सरकार का एसेट क्रिएशन, आज अगर एसेट क्रिएट करोगे तो टुमारो इट विल रिवार्ड यू, वो रिवार्ड करेगा। आज अगर एसेट क्रिएट करोगे तो कल आपको रिवार्ड मिलेगा, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे करके आंसर को लिखना है। फाइन। सो यहाँ पे जो आपका जो एंड वाला जो यहाँ पे होगा, ये सब आप जो मैंने बताया लिखने के बाद आउटकम के ऊपर फोकस, वही चीज मैंने बोला जो स्किल के ऊपर है। आपने ऊपर स्किल लिखा है तो यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बात सेम ही है। आप लैंग्वेज अलग कर रहे हो लेकिन बात सेम ही है। सो बेटर मेक explicit points without any repetition. So welfare schemes should thus target the structural issues of the country to cater people for the long term betterment. Government should focus on initiative direct benefit transfer, linking with skilling programs. ठीक है, direct benefit transfer तो welfare होगा, लेकिन सिर्फ पैसे देने से कुछ नहीं होगा ना। पैसे के साथ हमको उनके जो स्किलिंग है उसको भी, फर्स्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट शुड रिकॉग्नाइज, पहले प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर डेटाबेस से
वो बहुत बड़ा काम है, वो करना पड़ेगा। जब तक हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक ये ऐसा चलता जाएगा। यही चीज हमको कंक्लूजन में लिखे थे, गवर्नमेंट शुड रिकॉग्नाइज फर्स्ट। ठीक है, ओके ओके। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये अभी न्यूज में भी चलता है। यू कैन एक्सपेक्ट हिंदी कैन नॉट बी अ नेशनल लैंग्वेज इन प्लूरलिस्टिक इंडिया। इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, इट इज अ प्लूरलिस्टिक कंट्री। तो India being a hotspot of diversity, endowed with various forms of diversity, including linguistic diversity, etc. Presently, no language is the official language of India as per the constitution. We do not have any official language, but we do not have national language. We have official language as per our constitution. ठीक है, क्या हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए? तो पहले आपको जगह आप एग्री कर रहे हो, यस, स्पोकन बाय 44% ऑफ द। अगर यहाँ पे क्रिटिकली एनालिसिस नहीं लिखा है तो आप बस अपना राय दे दो, आप क्या चाहते हो। ठीक है, तो हिंदी स्पोकन बाय 44% ऑफ द पॉपुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है 351 आर्टिकल गवर्न को बोलता है कि आपको प्रमोट करो, लेकिन प्रमोट करने के लिए बोलता है, फोर्स करने के लिए नहीं बोलता है। ठीक है, प्रमोट करने के लिए बोलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मालूम था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को कि हिंदी बहुत से ज्यादा लोग हिंदी बात करते हैं। So directs the government to promote the spread of Hindi so that it can become the language of expression of composite culture of India. During freedom struggle, Mahatma Gandhi also called for adoption of Hindi as the national language. Not only Mahatma Gandhi, even Bal Gangadhar Tilak. ठीक है, around 1920s, मरने से पहले he also told कि हिंदी को national language होना चाहिए। हिंदी कैन नॉट बी अ नेशनल लैंग्वेज क्योंकि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, 544 डायलेक्ट स्पोकन होते, तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज करने से दूसरे लैंग्वेज को वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक वो आएगी, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा जो डाइवर्सिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इनसिक्योर फीलिंग अमंग नॉन हिंदी स्पीकर्स, यस होगा, खास करके जो साउथ इंडिया में हो सकता है। ठीक है, opinion of constitution framework, seeing huge linguistic diversity of India, constitution makers agreed to no language as national language and instead included 8 schedule to respect diversity. Okay, और एक पॉइंट भी दे सकते हो कि इन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, सेम पॉइंट को थोड़ा अलग तरीके से लिखोगे कि प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज का है, प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज का है, नॉट फोर्सफुल एडॉप्शन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, so Hindi or any other language should not be declared as a national language because it will be a threat to diversity and unity of our country, which is a land of diverse people. ठीक है, फाइन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। ओके, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कोर्ट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ये जो कोर्ट का जो मैंने क्वेश्चन पे डाला है, ये एस्से में भी आ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लिखना कैसा है? ओके, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को लिखना कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है क्या? पॉवर्टी एक्सीडेंट नहीं है, पॉवर्टी एक्सीडेंट नहीं है लाइक स्लेवरी और अपार्थाइड, इट इज मैन मेड एंड कैन बी रिमूव्ड बाय एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। पहले क्वेश्चन को समझो, ये बोल रहा है कि पॉवर्टी मैन मेड, हमको प्रूव करना है। अगर मैन मेड है, ह्यूमन बींग बनाती है, तो उसको रिमूव भी ह्यूमन बींग ही करेगी। दैट इज आवर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, हमको वही चीज पे लिखना है। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ लेता हूँ, फिर मैं अपना आंसर बताऊंगा। Poverty being a multi-dimensional phenomenon can be characterized by absence of basic facilities and standard of living. ठीक है, India accounts for largest number of poor according to the recent global multi-dimensional poverty. Absolutely correct, सबसे ज्यादा इसमें सेकंड नामीबिया आती है। Poverty is caused by both the natural factors and man-made factors. Now the thing is, यहाँ पे नेचुरल फैक्टर की क्या जरूरत है? क्वेश्चन जस्ट सिंपली पूछा, जस्टिफाई करो इस स्टेटमेंट को, यही से ही आप क्वेश्चन से बाहर निकल गए। यही पे होता है क्वेश्चन से भटक जाना। क्वेश्चन पूछा नहीं है,
अगर पूछा होता या फिर कोई क्रिटिकल होता कि आप एग्री कर रहे हो नहीं, वैसे नहीं, सिंपली जस्टिफाई करो इस स्टेटमेंट को, आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट से ही आप बाहर आ जाते हो अभी। ओके, इस स्टेटमेंट से ही आप बाहर आ जाते हो। फाइन, पहले पढ़ लेते हैं। मैन मेड फैक्टर्स, पैट्रियर्कल सोसाइटी, मेनी वुमेन आर डिवाइड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, फूड, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, मेकिंग them more vulnerable to poverty. Okay. War, it devastates human settlements, entire infrastructure of the country, making people poor. ठीक है, ये भी ह्यूमन ही करते हैं। ठीक है, ओके। जॉब ले ऑफ, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। ओके, तो नेचुरल इफेक्ट्स यहाँ पे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पे ये क्वेश्चन वो पूछा नहीं है, यही से आप भटक गए कुछ आंसर से। ठीक है, पहले मैं अपना आंसर बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा आंसर इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करना है। पहले तो देखो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, पॉवर्टी है, मैन मेड है। शुरू करूंगा आंसर यहाँ से। ठीक है, इंट्रो से। इंट्रो से जब मैं शुरू करूंगा, पहले तो मैं पॉवर्टी के बारे में बताऊंगा कि ये मल्टी डायमेंशनल फेनोमेनन है। ठीक है, पहले मैं पॉवर्टी का काइंड ऑफ एक छोटा सा डेफिनेशन डाल दूंगा। ओके, कोई भी अपने हिसाब से आप डेफिनेशन डालो या फिर एक मल्टी डायमेंशनल फेनोमेनन बता के शुरू हो जाओ। फिर मैं बताऊंगा कि पॉवर्टी जो है ये कहीं ना कहीं एक मैन मेड इश्यू हो चुका हुआ है। कैसे मैन मेड इशू, इसलिए पहले मैं सॉल्व करूंगा इसको, मैन मेड इशू कैसे है, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कैसे सॉल्व हो सकता है। पहले तो मैं दूंगा यहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में क्या दूंगा, मैं दूंगा कि यहाँ पे 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ब्रिटिश रूल हुआ जानबूझ के, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हम पुअर बन गए, इंडियंस पुअर बन गए। तो ये किसने किया है, तो ये ब्रिटिश ने किया है, और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, जानबूझ के किए। तो क्लियर कट हमारा जो यहाँ पे है आंसर, पूरा यहाँ पे इस चीज को और इस चीज को, डिमांड को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, एक्सीडेंट भी नहीं था, जानबूझ के किए, और मैनमेड भी था, क्यों ब्रिटिश कौन था, ह्यूमन ही थे, तो मैनमेड। सेकंड, ठीक है, तो एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, सी योर आंसर शुड बी ऑलवेज, योर आंसर शुड बी मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल। सेकंड सेकंड मैं ये दूंगा कि मैं पहले तो इंडियन पर्सपेक्टिव में दूंगा। यहाँ आपने वॉर लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया में ठीक है, इतना भी कोई वॉर, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा 2-3 वॉर हुआ था, लेकिन कहने के उसके वजह से पॉवर्टी तो हुई नहीं है। ठीक है, कंट्री स्पेसिफिक वॉर हुआ है। और एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारा पॉलिटिको फेनोमेनन ओवर द इयर्स, पॉलिटिको फेनोमेनन ओवर द इयर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस, करप्शन, क्रॉनी कैपिटलिज्म। क्रॉनी कैपिटलिज्म क्या है, द नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से होता है जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वो बढ़ गई, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ गई। ठीक है, बाकी जो स्कैम्स हुआ है, करप्शन हुआ है, जो होता है, वो सब चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। तीसरा, ये कौन करता है, पॉलिटिकल, ये सब कौन करता है, क्रॉनिक कैपिटल लोग करते हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं, वो कौन है, मैनमेड। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। अब यहाँ पे देखो, वेलफेयर किसके लिए था, पुअर लोगों के लिए था, कहाँ पे था, डीपीएसपी था।
अब डीपीएसपी कहाँ पे है? कॉन्स्टिट्यूशन में है। क्या डीपीएसपी जस्टिसिएबल है? जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है, जस्टिसिएबल नहीं है। अगर जस्टिसिएबल होता तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, तो जस्टिसिएबल नहीं है। किसने किया है? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने किया है। डेलिबरेटली नहीं किया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डेलिबरेटली किया, तो कहीं ना कहीं ये अगेन मैन मेड। आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स, आई एम सिंपली कनेक्टिंग द डॉट्स। ठीक है, सी आंसर शुड लुक डिफरेंट। सी आप अगर एक चीज को, एक पॉइंट को जस्टिफाई करते हो अपने लैंग्वेज में, दैट इज व्हाट मेंस इज ऑल अबाउट। नॉर्मल आंसर्स तो हर कोई लिखेगा, यू आर सिंपली जस्टिफाइंग योर विजन। आप किस तरीके से, आपका जो सोच है, आपका सोच से ही आपका रैंक आएगा, और जो मेंस का पेपर है वैसा वैसा आएगा। हर कोई वेलफेयर स्टेट को अच्छा मानता है। मैं इस क्वेश्चन से इस चीज को बुरा बना दिया, मैं इस क्वेश्चन स्पेसिफिक, ये मेरा आइडियोलॉजी नहीं है, मैं इस क्वेश्चन से इसको बुरा प्रूव किया। मैं पूरा प्रूव कर रहा हूं यहाँ पे। वेलफेयर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स को आप जस्टिसिएबल कर सकते हो, आज फंडामेंटल राइट जस्टिसिबल है, इसलिए हम छाती ठोक के बोल सकते हैं कि अपना पॉलिटिकल जस्टिस हो रहा है। हम बोल सकते हो रहा है, जा सकते, कोर्ट है हमारे लिए, पर वेयर इज द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस? नहीं है ना। गलती कहां पे है? गलती डीपीएसपी में नहीं है, गलती है डीपीएसपी के नॉन जस्टिसिएबिलिटी में। डायरेक्ट जस्टिस नहीं हो पाएगा, उसके लिए लॉ चाहिए। और लॉ कौन लाएगा? यहाँ पे लिखोगे तो उसके लिए लॉ चाहिए। लॉ कौन लाएगा? सरकार लाएगी। सरकार कौन है? ह्यूमंस है। उनके हाथ में लॉ लाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। कौन नहीं करता है? ब्यूरोक्रेट्स नहीं करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स कौन है? ह्यूमन है, मैन मेड, सिंपली। ठीक है, तो इस हिसाब से दिस काइंड ऑफ आंसर्स नीड दिस काइंड ऑफ एनालिसिस। लगता है बहुत इजी क्वेश्चन है, पॉवर्टी ये है, पैट्रियार्की ये, वो तो हम पॉइंट, वो तो कॉमन पॉइंट्स है, लेकिन उसके में क्या 10-15 में से 10.5-11 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 10 में से 7.5 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 3 पॉइंट लिखो, लेकिन टू द पॉइंट लिखो और प्रॉपर एनालिसिस से लिखो। ठीक है, इस हिसाब, तो ये हो गया आपका एनालिसिस ऑफ मैन मेड। अब इसको चेंज कैसे करोगे? इसको चेंज भी एक्शंस ऑफ, ये हाफ आंसर हुआ है। ठीक है, ये हाफ आंसर हुआ है। उसके बाद मैं इरेज कर दूं अभी एवरीवन, फोरम इरेज करूं प्रशांत, या टाइम चाहिए? ठीक है, इरेज कर देता हूं। ओके, इस साइड इरेज कर देता हूँ, फिर ये साइड रहने दो ताकि वो आंसर पता चलेगा। ओके तो अभी आपको लिखना है कि यस इट कैन बी रिमूव्ड, पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, यस हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। रिमूव्ड बाय एक्शंस ऑफ ह्यूमंस। सिंपली कैसे लिखोगे, इसको भी थोड़ा अलग बनाते हैं। यहीं से पहले लाते हैं कि ठीक है, पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल विल में क्या लिखोगे? पहले तो लॉ लाना पड़ेगा विथ स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस, so that the soul of DPSPs are preserved। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे एक मोरल लीडर की जरूरत है और एक कंपैशनेट लीडर की पॉलिटिक्स का क्या, पॉलिटिकल लीडरशिप हो करेंगे तो पॉवर्टी हट जाएगी? नहीं, इट इज ऑल्सो द मोरल ड्यूटी
ऑफ सिटीजन्स, यहाँ पे मैं लिंक करूंगा गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। गांधी बोले थे ट्रस्टीशिप, बी ट्रस्टीज, बी ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। आप अपना काम करो, पैसा कमाओ, लेकिन जितना आपकी जरूरत है उसके बाद आप सोसाइटी को दो, हेल्प करो। ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी ह्यूमंस के बारे में बोलूं, यहाँ पे भी, और सिटीजन भी नथिंग बट ह्यूमंस के बारे में बोलूं। बस आंसर इतने में हो जाएगा। टू द पॉइंट लिख रहे हैं हम। पॉलिटिकल में बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ पे आप सोशल ऑडिट लिख सकते हो, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल लीडर्स अच्छे से सोशल ऑडिट लाएंगे, ये वो सब हम लिख सकते हैं। तो द आंसर शुड लुक अ बिट यूनिक and it should also satisfy the demand of the question। और कंक्लूजन में हमेशा इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में एक होप जताना, एक होप, ऑप्टिमिस्टिक। द लैंग्वेज शुड बी ऑप्टिमिस्टिक और होप। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सब नेचुरल डिजास्टर, ये सब थोड़ा अवॉइड करना है सब पेपर। जैसे मैंने क्वेश्चन ये आंसर बताया ना, ये आंसर को उस हिसाब से ही रखना। ठीक है, ताकि वर्ड लिमिट में भी रहे और थोड़ा यूनिक भी रहे। ओके, take-home ratio is an important component to address the issue of malnutrition among children. In this respect, highlight the steps taken required to make this more efficient. Take-home ratio is one of the components of the supplementary nutrition program, a part of integrated child development services scheme। ठीक है, इंपोर्टेंस क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है। वेरी गुड। यहाँ पे हमेशा मॉडल का एग्जांपल देना, कर्नाटका का जैसे एग्जांपल दिया है। दिस एंश्योर्स last mile delivery of food to targeted population, addressing nutritional demands, product customization for different regions with extra nutrients addition। ठीक है, केरला भी दियो, काफी अच्छा। ये सब टाइम पे ना केरला मॉडल, ये स्टेट का मॉडल थोड़ा लिखना वहां पे एग्जांपल। मैं ये नहीं बोलूं कि उसको एक्सप्लेन करना, थोड़ा टच एंड गो काइंड ऑफ देना कि ताकि पता चले। आंध्र प्रदेश में हुआ है, इनकॉर्पोरेट डाइटरी रिक्वायरमेंट्स will help to cope up with nutritional impacts caused due to pandemic, especially vulnerable section। yes, फर्दर स्टेप्स क्या हो सकता है? मॉनिटरिंग हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल शेल्टर हो सकता है, जैसे कि उड़ीसा का जो प्रोग्राम था। तो ये सब चीज, ये सब आंसर ना मतलब काफी कॉमन आंसर है, बट यहाँ पे अगर आप थोड़ा एग्जांपल मॉडल देते हो ना, कोई स्टेट का मॉडल, तो आपको अच्छा मार्क मिलता है। ठीक है, मोस्टली इजी क्वेश्चन था, लेकिन अगर नाम स्टेट का मॉडल दोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। रेगुलर फीडबैक हो गया, इंक्रीज इन हाई क्वालिटी प्रोटीन, सोशल अवेयरनेस, नॉर्मल पॉइंट्स है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ओके, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड शुड बी सीन एज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी। ठीक है, एज ए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी rather than a replacement of balanced डाइवर्सिफाइड डाइट टू एड्रेस न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इंट्रो पे पहले व्हाट इज फोर्टिफिकेशन के बारे में लिख देना। ठीक है, फोर्टिफिकेशन क्या है? एडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन दिया गया ये जो फोर्टिफिकेशन है ये कॉम्प्लीमेंट्री के लिए सही है, इसको पूरा रिप्लेस मत करो। डाइवर्सिफाइड डाइट और बैलेंस डाइट को ये कभी रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम फोर्टिफिकेशन का नेगेटिविटी करेंगे पहले, फिर लिखेंगे कि इट इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम स्कीम्स में एक कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम, एक स्कीम में कॉम्प्लीमेंट्री प्रोविजन में ला सकते हैं, बट वी कांट रिप्लेस आवर। अब इसको अगर करेंगे तो फिर राइस कौन खाएगा? फिर दूसरा मिलेट्स का क्या होगा? दूसरा चीज का क्या होगा? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स हमारा है, उसका क्या होगा? तो उस हिसाब से आंसर रहना जरूरी है। एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि देखो ये हिडन हंगर को एड्रेस करता है, जो कि सच्ची बात है। तो पहले तो पॉजिटिव्स लिखो, फिर हाई प्रिविलेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन होता है आजकल, स्टंटिंग है, एनीमिया है, वेस्टिंग है, तो यहाँ पे ये काम आता है। ठीक है, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में ये काम आता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, नो चेंजेस टू द रिक्वायर्ड फूड हैबिट्स। लेकिन ये डाइवर्सिफाइड नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी भी करती है कुछ कुछ बॉडीज में। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि फोर्टिफाइड फूड कंटेनिंग आयरन नॉट सुटेबल फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसेमिया। याद रखना, पीपल इन झारखंड रीजन पे हुआ है। अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, इंडिविजुअल रिक्वायर्स
adequate amount of carbohydrates, fats, proteins, minerals, etc. Hence need of a exactly ये तीन चाहिए, हमेशा तीन चाहिए. इसको रिप्लेस हम नहीं कर सकते, इसको रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते कि कोई भी एज का ले लो, खास करके जो चाइल्ड से लेके यूथ से लेके 50-60 तक, ये तीन की जरूरत बहुत है. Nutrients require each other for optimal absorption and does not work in isolation. Hence diet diversification बहुत जरूरी है. ठीक है, जरूरी है. और कहीं ना कहीं इसको हम एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के साथ भी लिंक कर सकते हैं. एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप कर सकते हो, ब्रांच आउट पॉइंट. ठीक है, इसके साथ भी कर सकते हैं. Fortification of food grains should be supplemented with agriculture लिखा तो है, with agriculture diversification, special focus on millets. Very good. And nutritional awareness. जब nutritional awareness कर सकते हो, यहाँ पे पोषण अभियान के नाम लिख दो, उसमें आप एक कॉम्प्लीमेंट के जैसा लाओ, लेकिन रिप्लेसमेंट के जैसा नहीं लाना है. ठीक है, ओके. सो दैट्स इट. ओके, ये 10